हरे कृष्णा। आज हमारी चर्चा का विषय है वेद। अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हैं और वेदों पर आधारित वैदिक संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। उसके दूसरी तरफ भारत वर्तमान समय में आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो हमारे प्राचीन वैदिक संस्कृति और आधुनिक भारत जो हम देख रहे हैं, क्या आधुनिक भारत में रहने वाले हम लोगों के लिए महत्व है जानने का हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति को, हमारे वेदों को। सामान्यतया आज भारतीयों को वेदों के विषय में कोई ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत कुछ जानकारी है तो वो इस प्रकार से है कि ये वेद कुछ माइथोलॉजी है। जनरली हिस्टोरियंस हमारे वेदों को एक काल्पनिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। माइथोलॉजी, मिथ, जिसका अर्थ है ये एक कल्पना है, और इसीलिए सामान्यतया भारतीय युवा वर्ग इसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में वेदों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ाया जाता, और जो थोड़ा बहुत मेंशन आता है वो इसी विचार से आता है कि ये सब कुछ मनगढ़ंत थी कहानियाँ, इसमें कोई साइंस नहीं है। ये पिछड़ा हुआ, जो हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, उन लोगों के द्वारा कुछ लिखा हुआ चीज़ें हैं जिसमें कोई साइंटिफिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ ज्ञान है वो। इसीलिए सामान्यतया हम लोग उसको एक नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड से देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज के बुद्धिमान भारतीय हैं वो ये भी देख पाते हैं कि आधुनिकता की तरफ जिस तरह हम चल रहे हैं, आधुनिकता मतलब विशेष रूप से पाश्चात्य थॉट, पाश्चात्य विचार और पाश्चात्य जीवन शैली, उसका हम अनुलंबन कर रहे हैं। और अनुलंबन करने के रास्ते में हम ये भी देख पा रहे हैं कि दिन पे दिन अलग अलग प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं। आपस में लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष व्यक्तिगत स्तर पे, और एक परिवार जो एक सामाजिक स्तर पे एक महत्वपूर्ण यूनिट रहता आया है समाज में शांति रखने के लिए, आज वो उसका विघटन हो रहा है। भाई भाई में लड़ाई, और इतना अधिक कंपटीशन है पैसे की होड़ को लेकर के कि आपसी संबंध, भाईचारा, ये सब चीज़ें दूर होती जा रही हैं। और इस बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। चरित्र की दृष्टि से देखें तो ह्रास होता जा रहा है, हर प्रकार के दुर्गुण पनप रहे हैं, लोभ पनप रहा है, अलग अलग प्रकार की चीटिंग, कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, सामान्यतया लोगों को उनका पैसा ऐंठने के लिए सभी प्रकार के उल्टे सीधे एडवर्टाइजमेंट करके प्रयास कर रहे हैं धन ऐंठने का। तो धीरे धीरे इस प्रकार से अगर हम ध्यान से अपनी सोसाइटी को देखें तो हम देख सकते हैं कि उसका ह्रास हो रहा है। और विशेष रूप से आज जो पाश्चात्य जगत से जो विचार आ रहा है, उसमें विचारवान व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है कि आखिर ये सृष्टि का स्रोत क्या है और इसका पर्पस क्या है, हम आखिर यहाँ आए क्यों हैं। ठीक है, हम पढ़ाई करेंगे, कुछ जॉब प्राप्त करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, विवाह होगा और अंत में एक दिन मर जाएंगे। तो क्या बस यही टेम्परेरी, तात्कालिक, क्षणिक इस प्रकार से जीना, क्या यही जीवन का अर्थ है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं? ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पाश्चात्य जगत के की जो फिलॉसफी है, मॉडर्न फिलॉसफी, उसमें ऐसे गहरे
प्रश्नों का कोई सेटिस्फैक्ट्री उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए जो विचारवान व्यक्ति हैं उनके ये प्रश्न के उत्तर न मिलने से असंतुष्टि का वो अनुभव करते हैं, और दूसरी तरफ जो इतने विचारवान नहीं है, सामान्य लोग, वो लोभ, काम, क्रोध से वशीभूत होकर के जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से प्रेरित होता है उससे वो भी असंतुष्ट होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं। हम देखते हैं जैसे धीरे धीरे सुसाइड रेट्स, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं, समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी को प्रेरित करने के लिए है, आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखने के लिए है कि हमें हमारी जो वैदिक हेरिटेज है, वैदिक नॉलेज और वैदिक कल्चर, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। कुछ समय निकालना चाहिए, कुछ शक्ति निकालनी चाहिए कि हम अपनी ही जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक ज्ञान है, उसको कुछ देखें जिसमें हमारे ये सब जो सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पे जो रास हम देख रहे हैं, कुरीतियाँ जो देख रहे हैं, उसका उत्तर हमारे वैदिक ज्ञान में है, हमारी वैदिक संस्कृति में है। तो इस हेतु से आज के इस कक्षा में संक्षिप्त में हम हमारी वैदिक संस्कृति कितनी यशस्वी वो संस्कृति है और वैदिक ज्ञान कितना अनूठा और परम ज्ञान है, इसके विषय में संक्षिप्त में आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। और आपके जो प्रश्न हैं इस विषय में आप या तो एक पेपर पे लिख सकते हैं और अंत में प्रश्न उत्तर के समय में आप उनको पूछ सकते हैं या आप याद रख सकते हैं, और अंत में एक प्रश्न उत्तर का भी एक समय दिया जाएगा। तो अगर आपके कोई भी इसमें प्रश्न उठ रहे हैं तो कृपया आप उसको नोट करके रखें। तो क्या आप जानते हैं कि आज का जो आधुनिक विज्ञान, आप सभी ज़्यादातर लोग शायद विज्ञान के ही विद्यार्थी होंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ यू। तो हमारा जो आधुनिक विज्ञान है पाश्चात्य जगत से प्राइमरीली आया है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, फ्रांस के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 200, 300, 400 साल इस अंतराल में अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर ये रेवोल्यूशंस हुए, जिससे कि आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में उसका प्रचार हुआ। और जो आज हम पढ़ते हैं, जिसके अनुसार सोचते हैं, वो उसी की देन है। डार्विनवाद और इस प्रकार के अलग अलग फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स जो वेस्टर्न, प्राइमरीली पाश्चात्य जगत में उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप की और उन्हीं से हमारा आज का करिकुलम पूरा बना है। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो आधुनिक विज्ञान है इसकी जड़ें हमारे वैदिक ज्ञान में हैं, हमारे वैदिक वेदास के अंदर उसकी जड़ें हमें मिलेंगी। जड़ें अर्थात जो आज की इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उनको ट्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ओरिजिन, उनके बीज वेदों के अंदर मिलेंगे। चाहे वो फिजिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का क्षेत्र हो, चाहे एरोनॉटिक्स का क्षेत्र हो, उनकी जड़ें वेद के अंदर हैं। क्या आप ये जानते हैं? हम उस विषय में आज कुछ आपको सबूत देंगे इस विषय में कि ये सब जो आधुनिक विज्ञान है उसकी जड़ें हमारे शास्त्रों में हैं। और दूसरा, क्या आप ये जानते हैं कि जो वर्तमान समय में इतनी आश्चर्यजनक साइंस का एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, उससे कहीं कहीं अधिक प्रगत वैदिक साइंस रही थी। आज जो हम मॉडर्न साइंस देख रहे हैं वो स्थूल रूप में देख रहे हैं, जो एक्चुअली कई मायनों में बहुत इन्फीरियर है। लेकिन वैदिक संस्कृति जब अपनी चरमोत्कर्ष पर थी तो उस समय जो विज्ञान था वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे था, बहुत उन्नत था, और उसकी एक प्रमुख विशेषता थी कि वो जन कल्याण के लिए था।
लेकिन आज का जो आधुनिक विज्ञान है उसके बहुत सारे परिणाम अंततः अहित हमारा कर रहे हैं। तो ये एक विषय है जो सबसे पहले हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये समझने के लिए कि आधुनिक विज्ञान की जड़ें वेदों में पाई जाती हैं, तो पहले आपको ये जानना होगा कि वेद कितने पुराने हैं और आधुनिक विज्ञान कितना पुराना है। तो आधुनिक विज्ञान, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 1400-1500 ईस्वी के अंदर ये सब रेवोल्यूशन शुरू हुए, जहाँ से कॉपरनिकस और वहाँ से ये गैलीलियो और वहाँ से ये आधुनिक विज्ञान के ये स्थापन करता है, और वहाँ से चल करके फिर अभी रिसेंट में एल्बर्ट आइंस्टीन और अभी आगे वर्तमान समय में अभी स्टीफन हॉकिंस, जिनका भी कुछ समय जो चले गए, मर गए, और वर्तमान वैज्ञानिक गण जिनको हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये कुछ फ्यू सेंचुरीज पुराना ये हमारा मॉडर्न साइंस है। और वेद के अंदर जो ज्ञान है, जो वेदों को जो की रचना हुई है, वो कितना पुराना है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? सत्ययुग यानी कितने साल पुराना? करोड़ों साल पुराना। ओके। हमारे जो मॉडर्न साइंस जो हम पढ़ते हैं, जो मॉडर्न फिलोसोफर्स या हिस्टोरियंस हैं, वो क्या बताते हैं कि वेद कितने पुराने हैं? यस, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, उनके अनुसार वेद 5000 साल पुराने नहीं। एक्चुअली मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार वेद 5000 साल पुराने नहीं हैं। उनके अनुसार 1500 to 2000 BC, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब इन्वेजन हुआ, इंडस, हड़प्पा, मोहनजोदारो, दैट इज 3000 BC, दैट इज 5000 ईयर्स बिफोर वो सिविलाइजेशन। लेकिन वो सिविलाइजेशन का इन्वेजन हुआ आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आपने सुना है ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी? तो 1700 BC में आर्यंस रशिया और यूरोप से वो इंडस वैली के अंदर आए और वहाँ पर वेदों की रचना की और फिर भारत में एंटर हुए। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस के द्वारा वेद जो हैं वो लगभग मैक्सिमम 2000 BC यानी कि अभी 2000 साल AD और 2000 साल BC यानी कि मैक्सिमम 4000 ईयर्स के बाद में ही उसकी रचना हुई है। लेकिन वेदों में आपने शायद सुना हो, सरस्वती नदी का वर्णन बहुत जगह पर आता है ना। सरस्वती नदी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा जो प्रमाण मिले हैं, उसके अनुसार सरस्वती नदी एक बहुत विशाल प्रमुख नदी थी जो लगभग 2000 BC में सूख गई, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले वो सूख गई। तो यदि वेदों को 4000 साल के बाद में, यानी कि 4000 साल के बाद लिखा गया, तो फिर कैसे संभव है कि उन वेदों के अंदर, और किन लोगों के द्वारा लिखा गया? उन लोगों के द्वारा लिखा गया जो बाहर से आए थे, रशिया और यूरोप से आए थे उस जगह पर। तो कैसे संभव है कि उन्होंने वो सरस्वती नदी का वर्णन जगह जगह पर, गंगा नदी, सरस्वती, इन सब का वर्णन किया है एक महान नदी के रूप में, जबकि वो नदी लगभग 4000 साल पहले तो सूख गई थी। तो इस प्रकार से ये एक प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो हम देखने वाले हैं कि वेद की जो हिस्ट्री है वो 4000 साल पुरानी नहीं है। वेदों के अपने अनुसार जो वेदों को लिखा गया वो द्वापर युग के अंत में लिखा गया, कलयुग के आरंभ में वेद व्यास जी के द्वारा उसको लिखित रूप दिया गया। हालांकि शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा वैदिक ज्ञान 5000 साल पुराना नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ये ज्ञान है, और सृष्टि का आरंभ कितने साल पुराना है? मॉडर्न हिस्टोरियंस के द्वारा, क्रिश्चियनिटी के द्वारा 4000 BC में
अर्थ या ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, यानी कि केवल 6000 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी केवल 6000 साल पहले ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और उन्हीं के अनुसार फिर आज से लगभग 3,500-4,000 साल पहले वो यूरोप से इंडस वैली में लोग आए, वहाँ पर वेद लिखे, फिर भारत में आए, लाइक दैट। लेकिन वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना, तो सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा की जो पूरी आयु है उनके 100 साल हैं, और उनका जो एक दिन है 12 घंटे, उसमें 1000 साइकिल्स होती हैं चतुर्युग की, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। ये 4 युगों की 1000 साइकिल मिला करके 12 घंटे ब्रह्मा के होते हैं। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, उससे दुगनी है द्वापर, कलयुग से 4 गुनी है त्रेता, और 8 गुनी है सतयुग। तो आप समझ सकते हैं कि एक साइकिल जो है वो भी कितने लाखों साल की बात है, और ऐसे 1000 साइकिल्स मिला करके ब्रह्मा की पूरी आयु, और ब्रह्मा के लगभग अभी 50 साल पूरे हुए हैं। तो इसको देख करके वेदों के अनुसार करोड़ों करोड़ों साल ये इस प्रेजेंट जो हमारी एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स है, उसकी आयु है, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भी उसके नज़दीक आती है। हालांकि जो क्रिश्चियन फेथ है उसके अनुसार केवल 6000 साल पहले ही सृष्टि की रचना हुई थी। तो वेदों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वेदों की आयु वो कोई 4, 5, 6000 साल नहीं है। वास्तविक वेदों का ज्ञान जो है वो अनंत है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और सृष्टि के प्रारंभ से ही ये ज्ञान को दिया जाता है। और जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो किस प्रकार से पूरी तरह से गलत हैं, ये अलग अलग प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है वर्तमान समय में। तो तथ्य ये है, कहने का तात्पर्य है कि वेदों में जो भी बात लिखी हुई है वो आजकल का जो आधुनिक विज्ञान कुछ 200, 300, 400 साल पुराना है, उससे कहीं हजारों साल पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस बेस पर हम कंपैरिजन करेंगे कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया था वो किस प्रकार से आधुनिक जो विज्ञान है उसकी जड़ें हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मॉडर्न और वैदिक साइंस को कंपेयर किया गया है। आज हमारे आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं नॉलेज के, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, मेटलर्जी है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये सब डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉलेज हमारी वैदिक लिटरेचर्स में भी मौजूद हैं। आधुनिक समय से हजारों साल पहले से ये सब डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग नॉलेज हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। जैसे कि मैथमेटिक्स जो है, तो सुलभ सूत्र के रूप में वेदों के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, हजारों साल से उपलब्ध हैं। फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के रूप में उपलब्ध है। ज्योतिष के विषय में आपने सुना होगा। ज्योतिष विज्ञान आधारित है नक्षत्रों के, सूर्य के, चंद्रमा के और अलग अलग नक्षत्रों के मूवमेंट्स के आधार पर, जिसके लिए जो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड है। तो इसलिए ज्योतिष ज्ञान वो एस्ट्रोनॉमी के एक बहुत विस्तृत, बहुत ही गहरे ज्ञान को दिखाता है। और ये ज्योतिष विज्ञान एक शास्त्रों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है हजारों साल पहले से। यानी कि हजारों सालों से वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले लोगों को अलग अलग ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में कैसे कैसे घूम रहे हैं, किस गति में घूम रहे हैं, उस सब का ज्ञान था। उसी प्रकार से केमिस्ट्री, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र के अंतर्गत और अन्य ब्रांचेस में केमिस्ट्री, अलग अलग मेटलर्जी, अलग अलग धातुओं का शोधन करना, उनको ओर से निकालना, ये सब चीज़ें बहुत विस्तार से
शास्त्रों में वर्णन है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हमारे सामने हैं कि प्राचीन समय से ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई हैं, धातुएं जो अभी भी उपलब्ध हैं हमारी आंखों के सामने हजारों साल से। जैसे कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ है ना, आयरन पिलर, जिसमें प्योर आयरन है, जिसमें कभी भी आज तक भी रस्ट नहीं लगा है। ऐसा शुद्ध आयरन आज आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी हम प्रोड्यूस करने में असफल हैं, लेकिन वो हजारों सालों पहले बना दिया गया है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि कैसे वैदिक समय में ये जो धातु विज्ञान था बहुत बढ़ा चढ़ा था। और क्या आप जानते हैं कि वो जो लोह स्तंभ है वो क्या था वास्तव में? वो एक गरुड़ स्तंभ था। गरुड़ स्तंभ हमारी वैदिक संस्कृति में जो विष्णु मंदिर बनते हैं उसमें एक गरुड़ स्तंभ होता है। आप कहीं भी प्राचीन विष्णु मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक गरुड़ स्तंभ होता है। भगवान के विग्रह के सामने की तरफ एक गरुड़ स्तंभ होता है। गरुड़ एक भगवान के महान भक्त हैं और विष्णु के वाहक यान हैं, तो वो सामने होता है। तो वास्तव में ये जो लोह स्तंभ है वो एक गरुड़ स्तंभ था और वहाँ पर बहुत बड़ा एक मंदिर था। जैसा कि भारत में बहुत सारे मंदिरों के साथ हुआ, जब मुगल इन्वेडर्स भारत में आए तो उन्होंने वो मंदिरों को तोड़ करके उनकी जगह पर मस्जिदें बनाई और वो जो वैदिक संस्कृति के मॉन्यूमेंट्स थे उनका नाम बदल करके मुस्लिम नाम दिया। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उसी प्रकार से जो लोह स्तंभ था ये प्राचीन वैदिक संस्कृति के समय से चला आ रहा है और इसमें हम देखते हैं कि कैसे मेटलर्जी का एक नमूना है कि कितना शुद्ध आयन उस समय भी उत्पादन करने का विज्ञान उन लोगों के पास था। उसी प्रकार से अगेन बायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड की जानकारी हमें हजारों साल से है आयुर्वेद के माध्यम से। लॉजिक एंड फिलॉसफी, न्याय शास्त्र, शास्त्रों का एक अंग है न्याय शास्त्र। हिस्ट्री, तो आज की हमारी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो तो केवल शुरू होती है नहीं, वर्ल्ड वार तो बहुत रिसेंट हो गया। आप जाएंगे तो हम कहते हैं ना AD BC, जब से जीसस क्राइस्ट एंड फ्रॉम दैट टाइम इट स्टार्टेड। लेकिन इससे बहुत बहुत पहले हमारे शास्त्रों के अंदर लाखों सालों का इतिहास है। आपने महाभारत का नाम सुना होगा, करेक्ट? और अलग अलग इतिहास पुराण, रामायण, श्रीमद् भागवतम, उसके अंदर लाखों सालों के इतिहास उपलब्ध है। सिविल इंजीनियरिंग, आप में से कई स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के भी होंगे, तो शास्त्रों में कल्प शास्त्रों के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध है। कंप्यूटर साइंस, ये संस्कृत पाणिनी भाषा से कंप्यूटर लैंग्वेजेस का उदय हुआ है। उसी प्रकार से भाषा की दृष्टि से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसके भी सबूत हम आपको देंगे कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत एक बहुत ही डेवलप्ड लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज और कोई दूसरी नहीं है। इसके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से हैं, इसलिए कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट इस लैंग्वेज के माध्यम से हुआ है। फिर पॉलिटिकल साइंस और सिविल लॉज, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र, कैसे सोसाइटी को गवर्न करना है, रूल्स रेगुलेशन टू गवर्न एनी सोसाइटी, वो अर्थशास्त्र के अंदर है। दूसरा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के अंदर है इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसका बहुत सुंदर और गहरा विज्ञान दिया है। आज हमारी आधुनिक इकोनॉमी तो हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रिसेशंस, एक के बाद रिसेशंस आते जा रहे हैं और अभी जो एक रिसेशन सेट इन हो रहा है इन द कमिंग नेक्स्ट 2 years, ऐसा अपेक्षित है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन होने जा रहा है। बहुत लोगों के जॉब्स खत्म होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और बढ़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में हजारों साल से स्टेबल एक अर्थव्यवस्था का वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत हमें समाज के अंदर सही क्या है, गलत क्या है, उसके नियम मिलते हैं, लॉज मिलते हैं, जो हजारों सालों से समाज को पीसफुली चला रहे थे। लेकिन आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर आए दिन
इसके ऊपर चर्चा होती है, नए नए संशोधन आते हैं लॉज के ऊपर, लेकिन वैदिक संस्कृति में फिक्स्ड लॉज हजारों साल से एज इट इज सोसाइटी को पीसफुली गवर्न कर रहे थे। एंटरटेनमेंट ये भी बहुत बड़ा फील्ड है सामान्य लोगों के लिए, तो उसकी विस्तृत विश्लेषण गंधर्व वेद के अंदर प्राप्त है। सा रे गामा ये सब म्यूजिकल नोट्स, अगर आप इसके बीज को देखेंगे ओरिजिन, तो वो वेदों में है। और वहाँ से फिर ये ग्रीक अलग अलग सिविलाइजेशंस में गया, और वहाँ से फिर यूरोप, और फिर यूरोप के माध्यम से मॉडर्न म्यूज़िक ये डेवलप हुआ, लेकिन उसका बीज हमारे वेदों में मिलता है। तो सर्वप्रथम अभी हम मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सबने नाम सुना होगा। तो पाइथागोरस 570 BC में आए, लेकिन उससे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम सुलभ सूत्र के अंतर्गत बौधायन ऋषि ने 800 BC के अंदर ही इसका विश्लेषण किया है शास्त्रों के आधार पर। बौधायन ऋषि ने यजुर्वेद के अंदर इस प्रकार से सुलभ सूत्रों का वर्णन है। ये संस्कृत में भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा के अंदर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी है। ये केवल एक नमूना है, जो भी हम यहाँ पर आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं वेल रिसर्च्ड। ये केवल आप ऐसा मत सोचिए कि जस्ट मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ। हमारे पास ऐसी ये किताब है प्रूफ ऑफ वैदिक कल्चर्स ग्लोबल एग्जिस्टेंस। इसके अंदर अनेक अनेक स्कॉलर्स जिन्होंने इस विषय के ऊपर स्टडी किया है, उसके सभी रेफरेंसेस इसके अंदर हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस विषय में, वो हमसे मिल सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं सोर्सेज, और आप इंटरनेट पे जा कर के, लाइब्रेरीज में जा कर के सर्च कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं, these are not just what I am telling you, but this is based on scholarly research. उसी प्रकार डेसिमल सिस्टम, हमारी जो मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, उसके लिए डेसिमल सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। डेसिमल सिस्टम से पहले क्या सिस्टम था? रोमन न्यूमेरल सिस्टम था। रोमन न्यूमेरल सिस्टम से कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं। तो ये जो डेसिमल सिस्टम है, इसको अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं हम लोग। अरेबिक न्यूमेरल्स का स्रोत यदि आप देखेंगे, तो वो जो डेसिमल सिस्टम है हमारे वेदों में, अलग अलग शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। इतिहास में तक्षशिला, नालंदा, ये जगह पर हमारी पूरी वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान की ये यूनिवर्सिटीज़ थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, जिसमें अरब्स और पर्शियन लोग और पूरे संसार से अलग जगह से लोग आते थे, और यहाँ से वो लोग ये ज्ञान को लेके गए। और धीरे धीरे वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ, जैसे कलयुग का आरंभ हुआ, महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ, सबसे पहला विश्व युद्ध, महानतम विश्व युद्ध। और पूरा जो हमारी वैदिक संस्कृति जो पहले ट्रेड और अलग अलग जगह जाती थी, वो वहाँ से सीमित होनी शुरू हुई, और कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे ह्रास हुआ। और ये ज्ञान जो अलग अलग जगह अरब्स, पर्शियन लोगों के पास गया, वहाँ से फिर यूरोपियन लोगों के पास आया, और अभी घूम करके वापस हमारे पास आ रहा है, एक बदले हुए रूप में, एक ट्रांसफॉर्म्ड रूप में, एक स्थूल रूप में। उसी प्रकार से कैलकुलस का विज्ञान, सो ये भी हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। और पाई, तो आर्यभट्ट 3.14 जो उसकी वैल्यू है, जो कैलकुलेशन है, वो आर्यभट्ट ने बहुत समय पहले, जो मॉडर्न इन्वेंटर्स हैं उससे बहुत समय पहले ये पाई की सटीक वैल्यू दी है। उसी प्रकार केमिस्ट्री के फील्ड में अब देखें, यज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर सभी मेटल्स के शोधन करने की विधि बताई गई है। रसरत्न समुच्चय, ये सब पुस्तकों के नाम हैं, ग्रंथों के नाम हैं। ब्रॉन्ज, ब्रास, बेल मेटल, लेड, ये सब अलग अलग मेटल्स को कैसे निकालना है, ये सब विस्तृत ज्ञान वहाँ पर उपलब्ध है। ये यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के एरिया में है, वो एक नमूना है, एक बहुत एडवांस्ड
केमिस्ट्री की नॉलेज का। अभी अगला जो क्षेत्र है वो है मेडिसिन का। मेडिसिन के क्षेत्र में, हरे कृष्णा, कुछ यहाँ से देयर इज सम विस्परिंग गोइंग ऑन, सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज लिसन फॉर 1 आवर केयरफुली। आपको प्रश्न उत्तर के लिए समय दिया जाएगा, तो फिर आप प्रश्न पूछिए। सो प्लीज डोंट टॉक अमंग योरसेल्फ, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बाकी लोगों को सुनाई भी नहीं देता है, सो प्लीज डोंट डू दैट। मेडिसिन के क्षेत्र में हम देखें तो बहुत प्रगत ज्ञान उपलब्ध था हमारे वेदों में। मॉडर्न मेडिसिन के हिपोक्रेट्स फार्माकोपिया उन्होंने दिया सबसे पहले, लेकिन उससे बहुत बहुत पहले सुश्रुत और उनके द्वारा बहुत सारी हर्ब्स, उनके एक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित हैं। और अलग अलग प्रकार की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ें बहुत बहुत पहले से होती आई हैं। जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, ये सब ग्रंथ हैं जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, इन सब ब्रांचेस का वर्णन है। ये कुछ नाम हमने दिए हैं, भेल संहिता, सुश्रुता, चरक संहिता, और इनमें अलग अलग मेडिसिन की ब्रांचेस, कॉटरी, जैसे वार्ट, कोई वार्ट होता है तो उसको नाइट्रोजन गैस इत्यादि से उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं। और सर्जरी में अलग अलग तरीके से जो ब्लड ऊज आउट होता है उसको रोका जाता है। तो वो सब ज्ञान उपलब्ध था। ये सुश्रुता संहिता के अंदर उसका वर्णन है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे मॉडर्न सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स सर्जरी के लिए, तो यहाँ पर वो दिखाए गए हैं उन टूल्स को। और ये सुश्रुता संहिता के अंदर डिस्क्रिप्शन है उन टूल्स का जो सुश्रुता के समय से चल रहे हैं। और आप देखेंगे उन टूल्स के अंदर बहुत सिमिलैरिटी है। तो जो आज मॉडर्न सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें हमें एक्चुअली वहाँ से मिली हैं, हमारे शास्त्रों के अंदर मिली हैं। यहाँ तक कि जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो नाम हैं वो सब भी हमारे शास्त्रों के अंदर उपलब्ध हैं। जैसे एलोपैथी है, उसका संस्कृत में जो नाम है अलगपथी नाम है। और सिम्टम्स के विपरीत जाकर के डिजीज को ट्रीट करना, ये वो पद्धति है एलोपैथी। उसी प्रकार से होम्योपैथी, वो भी समयोपैथी उसका संस्कृत का नाम है। ये सब शब्द जो हैं वो चेंज होकर के आज के आधुनिक रूप में आए हैं। तो शास्त्रों में आयुर्वेद के अलावा जो भी मॉडर्न ब्रांचेस हैं मेडिसिन की, उनका भी वर्णन है, कैसे वो काम करती हैं। तो हेतु विपरीत करी विद्या, होम्योपैथी व्याधि विपरीत करी विद्या, ऋतुचर्या, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में रसतंत्र समुच्चय के अंदर अलग अलग प्रकार की एक्यूप्रेशर्स और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। मेडिसिन का नाम संस्कृत हमारे शास्त्रों में काय चिकित्सा, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, तो ये नाम सब उपलब्ध थे पहले से। इसका मतलब ये ब्रांचेस सब डेवलप थी। ENT, शलकयम, पीडियाट्रिक्स, कुमार भृत्यम, साइकेट्री, भूत विद्या, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, प्रसूति विद्या, फोरेंसिक मेडिसिन, विसर्ग विरोध चिकित्सा, जीरियाट्रिक्स, वजीकरणम। तो ये सब मेडिसिन के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो पहले भी उपलब्ध थे। फिर यहाँ पर एक टेबल हमने दिखाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे संस्कृत से डिराइव हुए हैं हमारे मॉडर्न मेडिकल टर्म्स। जैसे डेंटिस्ट्री, डेंटल, तो क्या बोलते हैं दांत को हिंदी में, संस्कृत में? दंत, दंत डेंटिस्ट्री। मॉर्टल, मॉर्चरी, और संस्कृत में मृत्यु, वहां से शब्द है मॉर्टल, मॉर्चरी। उसी प्रकार से ये मेडिकल टर्म्स हैं। और बाकी भी कैसे हमारी सामान्य भाषा के अंदर बहुत सारे संस्कृत के शब्द जो इंग्लिश में हैं, फ्रेंच भाषा में हैं, अलग अलग भाषाओं में आए हैं, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है।
प्लास्टिक सर्जरी के विषय में 1792 के अंदर एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसमें ब्रिटिश आर्मी में एक मराठा सोल्जर था। तो टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें इसको बंदी बना लिया गया, इस सोल्जर को, और उसकी नाक काट दी गई। क्योंकि जनरली जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे बैरबैरिकली यातनाएं देते थे, उसके लिए वो जाने जाते थे, तो उसकी नाक काट दी गई। 1 साल बाद वो व्यक्ति रिहा हुआ, उसको छोड़ दिया। पुणे में वो गया और वहाँ पर 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स के सामने पुणे में एक लोकल वैद्य ने उसकी नाक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उपलब्ध है एक मैगजीन के अंदर, जेंटलमैन्स मैगजीन, जो एक लाइब्रेरी में उपलब्ध है, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन लंदन। ये सब मैं रिकॉर्ड से आपको बता रहा हूँ जिससे कि अधिकारी अथॉरिटेटिव हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स। तो 1792 तक भी वेदों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा ये प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान 1792 तक भी चला आ रहा था, इवन अप टू दैट टाइम। दिस गिव्स एन हिंट कि कैसे मेडिकल साइंस बहुत डेवलप थी हमारे शास्त्रों के अंदर। फिर यहाँ पर कुछ और ये जो यहाँ पर नाम दिए हैं, तो द्वार हम बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं डोर, 2 द्वि, 3 पेंटागन पंचकोण, क्रिसमस क्राइस्ट का मास, मास मतलब महीना, क्रिसमस। फिर बाइपेड एंड सेंटीपेड, ये जूलॉजी की टर्म है। बाइपेड 2 पैर वाले, सेंटीपेड कई पैर वाले। तो पेड, पेड मतलब पद, संस्कृत में पद, पैर को पद बोलते हैं। उसी प्रकार से बैरोमीटर, तो बैरस लैटिन शब्द है, उससे बैरोमीटर आया है, और संस्कृत में भार वो शब्द है उसी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। नाइट, नॉक्टर्नल अंग्रेजी में जो शब्द है, संस्कृत में उसका इक्विवेलेंट है नक्तम। भागवतम में एक श्लोक है नक्तम, निद्रया रियते नक्तम, रात में हम सोने में, निद्रया सोने में अपना समय गंवाते हैं, राइट, नाइट में। तो ये भागवतम में एक श्लोक है नक्तम, नाइट, नॉक्टर्नल। तो कैसे हम देख सकते हैं कि ये भ्रंश होते होते धीरे धीरे, जैसे आप देखते हैं अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो मुंबई की जगह बॉम्बे हो गया, कालीकत्ता की जगह कोलकाता हो गया। रिसेंटली भी आप देख सकते हैं कैसे ये नाम चेंज होते गए। तो उसी प्रकार से ये सब नाम धीरे धीरे संस्कृत भाषा के चेंज होते होते अंग्रेजी और फ्रेंच अलग अलग भाषा में बदलते गए। पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल पदभार स्थल इसका नाम है। उसी प्रकार से फ्रेंच भाषा में भी आप देखेंगे तो राजा को वहाँ पर राय कहते हैं। संस्कृत भाषा में भी राजा या राय ये संबोधन राजा के लिए होता है। रानी को वहाँ पर रहने कहते हैं। देव, देवता को वहाँ पर देव कहते हैं, देव, और संस्कृत में देव कहते हैं। कोबरा या नाग, फन वाला जो सांप होता है, उसको वहाँ पर भी नाग बोलते हैं। संस्कृत भाषा में भी और फ्रेंच भाषा में भी वो नाग है। उसी प्रकार से ग्रीनलैंड के अंदर रिलेटिव्स को संस्कृत भाषा में हम संबंधी कहते हैं, वहाँ पर भी संबंधी नाम है। अफ्रीकन भाषा में सिम्हा, शेर को सिम्बा बोलते हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन सी कि कैसे संस्कृत भाषा के भ्रंश चेंज होते होते वहाँ पर इस प्रकार से प्रकट हुए। देन साइंस के अंदर वापस जाएं तो सी ट्रेवल, आधुनिक शिप्स के डेवलप होने से बहुत साल पहले का रिकॉर्ड्स हैं कि बहुत डेवलप्ड स्टेट में हमारा सी ट्रेवल था, है ना। जैसे कि 6 AD में, 6 AD के अंदर सिम्हाबल नाम का एक राजा बंगाल से श्रीलंका गया 1000 कारपेंटर्स को लेके, यानी इतनी बड़ी नाव जिसमें 1000 कारपेंटर्स बंगाल से श्रीलंका गए। उसी प्रकार से एरोनॉटिक्स, एयरप्लेन्स, ये विज्ञान बहुत विस्तृत, बहुत ही डेवलप्ड था वेदों में। इसका पूरी जानकारी बहुत हद तक मिलती है। आपने रामायण में देखा होगा पुष्पक विमान, ये शब्द भी है विमान। वैमनस्य शास्त्र, ये एक पूरा ब्रांच है वेदों के अंदर।
द साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स। तो पुष्पक विमान, तो ये विमान जो है शास्त्रों में एक वर्णन है अलग अलग विमानों के। ये वैमानिक शास्त्र, ये एक पूरा ग्रंथ है जिसको इसरो के साइंटिस्ट्स ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, उन्होंने इसको शास्त्रों के आधार पर ये एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के अंदर ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन है विमानों के। तो विमान जो हैं अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से चलने वाले होते थे, उनका जो फ्यूल है, शक्ति का स्रोत है, वो अलग अलग होता था। सतयुग के अंदर, पहले युगों के अंदर मंत्र शक्ति से चलने वाले विमान थे, मंत्र शक्ति से, केवल मंत्रों की शक्ति चलने वाले विमान। उसके बाद जैसे जैसे युग बीतते गए तो धीरे धीरे शुद्धता का ह्रास होता गया, सतयुग से त्रेता। तो त्रेता युग और द्वापर युग के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं तांत्रिक शक्ति से चलने वाले विमान उपलब्ध हुए। तांत्रिक शक्ति क्या है? रिचुअल्स, कुछ एक्टिविटीज, फिजिकल क्रियाएं, रिचुअल्स, अनुष्ठानों के द्वारा चलने वाले विमान, ये सेकंड जनरेशन है विमानों की। और फिर कलयुग के प्रारंभ में जो वर्णन है शास्त्रों में किस प्रकार के विमान कलयुग में होंगे, वो है यांत्रिक, मैकेनिकल इंजन्स के द्वारा चलने वाले विमान। तो कलयुग में जो हम विमान देखते हैं, दे आर बेस्ड ऑन मैकेनिकल साइंस। मंत्र शक्ति चलने वाले विमान वर्तमान समय में हम लोग नहीं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि शुद्धि का स्तर नहीं है। मंत्रों को उच्चारण करने के लिए वो शुद्धता चाहिए, चरित्र की शुद्धता चाहिए, है ना। वो शुद्धता नहीं होने की वजह से आज हमारे पास वो विज्ञान उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का वैमानिक विज्ञान आज संभव है वो है यांत्रिक विज्ञान। इस यांत्रिक विज्ञान के विषय में भी हमारे शास्त्रों में डिटेल में वर्णन है मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन का, मरकरी के आधार पर चलने वाला इंजन, वैदिक आयन मशीन, आयंस डेवलप करके मरकरी फ्यूल से चलने वाला। तो इसके बेस पर 1895 में एक व्यक्ति था महाराष्ट्र से, उसने ये शास्त्रों को पढ़ करके, डेसिफर करके एक वॉर्टेक्स, मर्क्यूरी वॉर्टेक्स इंजन एक बनाया था। ये घटना हुई जब राइट ब्रदर्स, जिन्होंने आधुनिक विमान, सबसे पहला विमान बनाया, उससे 8 साल पहले की बात है, मुंबई बीच के ऊपर उसने ये प्रेजेंटेशन दिया था। शास्त्रों के आधार पर ये एक विमान बनाया था जिससे 150 फीट की हाइट तक वो गया था, और जिसका रिपोर्टिंग केसरी एक समाचार था उसमें हुआ। और गायकवाड़ एक राजा थे, गुजरात के एक राजा हैं गायकवाड़, तो वो वहाँ पर उपस्थित थे। ये सब हिस्टोरिकल, रिसेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, लेकिन ये हमें जानने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इंटेंशनली भारत वैदिक संस्कृति को कई सौ सालों से जानबूझ करके दबाया गया है, हटाया गया है ना। उसके पीछे एक बड़ा इतिहास है जिसके ऊपर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट एरोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो भागवतम में वर्णन आता है 5000 साल पहले कृष्ण भगवान बलराम जब द्वारका में थे तो एक बार वहाँ से वो कुरुक्षेत्र आए, और केवल वही नहीं आए, मथुरा से मथुरावासी आए, वृंदावनवासी और देश के अलग अलग जगह से लोग एकत्र हुए कुरुक्षेत्र में एक सोलर एक्लिप्स के समय पर। यानी कि सोलर एक्लिप्स होने से पहले ये जान लेना कि किस समय सोलर एक्लिप्स होगा, ये विज्ञान 5000 साल पहले तक भी शास्त्रों में उपलब्ध था। ऐसे एक घटना नहीं है, अनेक अनेक घटनाएं हैं। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वेदों के अंदर जो एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ये घटना घटी जिस समय नक्षत्र अपनी इस स्थिति में थे अलग अलग, उस घटना को आज डेसिफर किया एस्ट्रोनॉमी के तरीके से, तो पता लगा कि ये घटना वास्तव में उस समय हुई थी। यानी कि इनकी डेट जो है वो 5000 ईयर्स बैक है, जो शास्त्रों में उसकी डेट लिखी हुई है। सो इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद दैट, करेक्ट। तो इस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि साइंस कितनी डेवलप थी। उसी प्रकार से मिलिट्री साइंस, ब्रह्मास्त्र के विषय में आप लोगों ने, सो न्यूक्लियर जो साइंस है, एटॉमिक साइंस, एटॉमिक एनर्जी के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी थी। और उस समय में जैसे अश्वत्थामा
ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और फिर इसका काउंटरएक्शन किया था अर्जुन ने, और अंत में भगवान कृष्ण ने उसको ख़त्म किया था। सो दैट साइंस वाज नॉन, और वो इतनी प्रिसाइज थी कि वो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ डायरेक्ट किया गया था और उसी को ही वो भस्म करने की शक्ति थी, अन्य कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन आज का जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं वो बहुत क्रूड हैं, पूरा का पूरा शहर खत्म, बट इट वाज इन दोज टाइम्स इट वाज मच मोर डेवलप्ड टू हैव वेरी स्पेसिफिक टारगेट। धीरे धीरे हम उस तरफ चल रहे हैं, जैसे मिसाइल्स होती हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड टुडे, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को वो ट्रेस कर सकती हैं, करेक्ट। लेकिन उस समय में ब्रह्मास्त्र जैसा न्यूक्लियर वेपन भी इतना प्रिसाइसली उसको यूज किया जाता था। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि हाउ आवर वेदास हैड वेरी डिटेल्ड वैदिक साइंस। दूसरा विषय है कि जो सारी संस्कृतियां हैं आज जो हम देख रहे हैं, वास्तव में एक समय पर पूरे संसार में वैदिक संस्कृति ही थी। महाभारत के समय तक पूरे विश्व भर में वैदिक संस्कृति ही थी। तो जगह जगह पर उदाहरण मिलते हैं कि कैसे संस्कृत, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, संस्कृत के नाम अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, यूरोपियंस हैं, उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी है इस चीज को समझाने के लिए कि कैसे संस्कृत के शब्द सब भाषाओं में मिलते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो संस्कृत भाषा है ये आर्यन लोगों की भाषा थी। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो आधुनिक हिस्टोरियंस की बनाई हुई ये थ्योरी है जिसके अनुसार आर्यन एक रेस है, रेस मतलब एक जाति है। आर्यन रिफ्लेक्ट करता है वाइट पीपल, वाइट रेस। ये वो रेस है जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में लगभग 2000 BC से के आसपास में उस एरिया में वो लोग रहते थे, यानी कि आधुनिक रशिया, साउथ रशिया और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। और क्योंकि सृष्टि का उदय उनके अनुसार कब हुआ, 4000 BC, और 2500 BC में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। और उसके बाद में फिर ये सबसे पहली ओरिजिनल जो सिविलाइजेशन थी वो थी आर्यन सिविलाइजेशन, जो वहाँ यूरोप में थी। वाइट पीपल, बाकी सब जगह में हीदन्स थे, असंस्कृत लोग जिनकी कोई संस्कृति नहीं थी, पिछड़े हुए लोग, ऐसे लोग सब जगह रहते थे। और ये थे ओरिजिनल सिविलाइज्ड लोग, आर्यन रेस। ये लोग फिर 1700 BC में इंडस सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी, हम आज बोलते हैं ना हिंदू, आप जानते हैं शब्द कहां से आया हिंदू, तो वो सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता, उसको जो अफगानिस्तान से जो लोग आए, तो अफगान भाषा में स और ह वो इंटरचेंजेबल है। तो सिंधु से बना हिंदू, इंदु, हिंदू, ये सब बचे, तो वो इंडस सिविलाइजेशन है। तो वहां पर वो लोग आए और वहां पर उन्होंने वेदों को लिखा और वहां के लोगों को संस्कृति सिखाई, और वहां से फिर ये लोग भारत में आए। उससे पहले वहां पर जो लोग रहते थे उनको द्रविडियन बोलते थे, मॉडर्न हिस्टोरियंस के अनुसार द्रविडियंस। ये थे ट्राइबल्स लोग, असंस्कृत लोग, ट्राइबल्स, आदिवासी जिनको हम आज बोलते हैं। और ये सारा जो विकास हुआ ये आर्यन लोगों लेके आए, वेदों को लेके आए और उन्होंने ये सब सिखाया। तो आज जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये वर्णाश्रम हैं, ये सब पूरा जो वेद है, ये सब आर्यन लोगों ने दिया और द्रविडियन लोगों को वहाँ से हटाया और उनको सुधारा, और ऐसे करके ये थ्योरी वो देते हैं। क्यों देते हैं? तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी डेवलप हुई 1860 में लंदन के अंदर। हेतु था कि भारत में जो ब्रिटिश लोग कॉलोनाइजेशन किए थे उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि देखो वास्तव में तो भारतीय लोग जो हैं सदियों सदियों से वाइट लोगों के द्वारा रूल्ड हुए हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भारत में आ गई है। भारत तो सदियों सदियों से ही गुलाम रहा है,
बल्कि गुलाम क्यों रहा है? ब्रिटिश लोगों ने, व्हाइट लोगों ने पहले पहले आकर के जो भारत में लोग रहते थे उनको संस्कृति दी है, उनको सुधारा है। उनको तो कुछ भी नहीं आता था, उनको खाना भी नहीं आता था, बेवकूफ लोग हाथ से खाते थे। हमने उनको खाना सिखाया है, कैसे चम्मच से, चाकू से खाना खाना है। उनको पहनना नहीं आता था, है ना, हमने उनको पहनना सिखाया है। उनकी भाषा बड़ी बेकार भाषा दी, हमने उनको भाषा दी है। तो इस तरह से उन्होंने लंदन के अंदर एक एशियाटिक सोसाइटी की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक थ्योरी देनी चाहिए धीरे धीरे कि एक्चुअली आप जो सोच रहे हैं कि ये ब्रिटिश लोग बाहर से आए हैं, वास्तव में भारत के सभी लोग जो हैं वो सदियों सदियों से ब्रिटिश लोग या यूरोपियन लोगों के द्वारा ही शासित हुए हैं, उनके भले के लिए। इसलिए हमको निकालने की बात मत करो, आपके भले के लिए ही हैं ये लोग, आपको संस्कृति देने के लिए हैं, आपको सब सिखाने के लिए हैं। ऐसा करके ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये बात की गई थी। और इस थ्योरी को रखने के लिए और बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रिटिश लोगों ने संस्कृत पढ़ना शुरू किया, भारत के संस्कृत पढ़ करके वेदों को पढ़ना शुरू किया। हेतु क्या था? ये कर्नल बॉर्डन, ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत स्टडी को स्पॉन्सर करने वाले ये थे। तो उन्होंने लिखा, promote Sanskrit learning among the English so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion। इस हेतु से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई, जिससे कि हम अभी संस्कृत पढ़ के वेदों को पढ़ेंगे और फिर वेदों को पढ़ के उसको इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे कि ये सब वेद जो हैं एक्चुअली आर्यन जो भी वेद हैं वो सब बाहर से आए हैं, आपको तो हमने दिए हैं, और अभी और हम फर्दर डेवलप हुए हैं। मॉडर्न साइंस उसके भी आगे की एक स्टेप है, लाइक दैट। और पूरे भारतीयों से उनकी जो श्रद्धा है, उनकी संस्कृति में उसको हटाना है, जिससे कि हम आसानी से उनके ऊपर हुकूमत कर सकें। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने देखा कि अमेरिका की तरह यूरोपियंस लोग अमेरिका में भी गए थे, वहाँ पर रेड इंडियंस को ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत में देखा भारत में संभव नहीं है, इसलिए भारत में उन्होंने जो नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो उसके अंतर्गत ये सभी शास्त्रों को पढ़ करके पूरी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके उसको इस प्रकार से प्रेजेंट किया। और मैकॉले ने फिर भारत के अंदर पाश्चात्य एजुकेशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि ये एजुकेशन के द्वारा भारत के लोग केवल रंग में भारतीय, ब्लड में भारतीय रह जाएंगे, लेकिन उनके विचारों में, उनके टेस्ट में अमेरिकी यूरोपियन बन जाएंगे। करेक्ट। और आप देख रहे हैं आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब लोग जो पोशाक पहने हुए हैं, हालांकि हम आज स्वतंत्र भारत के लोग हम बोलते हैं, लेकिन ये जो पोशाक भी आप पहने हुए हैं, दिस इज द सेम गिवन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। आप जो गाने सुनते हैं ज़्यादातर लोग ऑल कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न, तो आप लोग अभी गुलामी से निकले नहीं हैं। हम लोग जो भारतीय लोग हैं, दैट सेम गुलामी अभी भी चली आ रही है, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री, ही वॉज मेड इन इंग्लैंड। जो ब्रिटिश लोगों का काम था कि वेस्टर्न एजुकेशन देकर के लोग दिखने में भारतीय रह जाएंगे, लेकिन उनके मन के अंदर तो ब्रिटिश होगा। तो इसलिए नेहरू ने कहा, वो जब श्रीरंगम गए, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसने बोला, इंडस्ट्रीज विल बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमारे आधुनिक भारत के मंदिर क्या होंगे? इंडस्ट्रीज होंगी। सो ही वॉज मेड इन वेस्ट। इसलिए हम देखते हैं भारत का आज ये हाल है। चाहे हम स्वतंत्रता, हम बोलते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया है, लेकिन हमारी मानसिकता आज भी वही है कि ब्रिटिश, एवरीथिंग मेड इन वेस्ट इज बेस्ट, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम वेस्ट इज बेस्ट, और हमारी जो भी संस्कृति है वो सब बकवास है, उसको छोड़ो और पाश्चात्य जगत की नकल करो। तो ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, ये पूरी तरह से गलत है। इसके अनेक अनेक प्रमाण हैं, जिसको संक्षिप्त में केवल मैं आपके सामने यहां पर रखूंगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा यह स्थापित हो चुका है कि जो इंडस सरस्वत सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और फिर उधर से लेके द्वारका, वहाँ तक के सभी एरिया में जहाँ पर कि सरस्वती नदी बहती थी, वहाँ पर जो सिविलाइजेशन है उसमें जो अवशेष मिले हैं वो 5000 साल पुराने अवशेष
उनकी जो डेटिंग की गई है 5000 ईयर्स, और वहाँ पर विष्णु मंदिर, विष्णु डेटीज, शिवा डेटीज और ऐसी चीज़ें जो वेदों में, वैदिक संस्कृति में, वेदों में दिखती हैं, वो चीज़ें वहाँ मिली हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार वेदों की रचना हुई आज से केवल लगभग 3000 साल पहले, लेकिन वहाँ पर 5000 साल पहले अवशेष मिल रहे हैं विष्णु मूर्ति मंदिर। कैसे संभव है? यदि वेदों की रचना 3000 साल पहले हुई है तो 5000 साल पहले के अवशेषों में वो सब वैदिक संस्कृति के अवशेष कैसे उपस्थित हैं, है ना? सो ये एक बात है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, वेदों में सरस्वती नदी का वर्णन है। सरस्वती नदी बह रही है, उसके तट पर ऋषिगण यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार तो जब आर्यंस सरस्वती नदी के एरिया में आए, सरस्वती नदी ऑलरेडी सूख चुकी थी, तो कैसे फिर वो लोग वर्णन करेंगे कि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ हो रहे हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि तब तक तो सूख चुकी थी। फिर बुद्ध अवतार आए, वो हिस्टोरिकली भी जानते हैं 2500 BC में आए, है ना? तो उन्होंने वेदों का खंडन किया, तो इसका मतलब उससे पहले वेद होंगे, तभी तो खंडन करेंगे, है ना? सो अगेन इट प्रूव्स कि वेदों की जो समय है वो बहुत बहुत पुराना है। उसी प्रकार से जो वो इंडस स्क्रिप्ट है, इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, वो आर्यन स्क्रिप्ट ही है, वो संस्कृति है, उससे पहले की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं वो सब वैदिक इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, और बहुत बहुत डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो एक्सकेवेशन किया गया उसमें कहीं भी ऐसे अवशेष नहीं मिले कि सभ्यता को हटाया गया, जलाया गया, खत्म किया गया, ऐसे कोई अवशेष नहीं मिल रहे हैं। वेदों के अंदर कहीं पर भी, वेद जो उनके अनुसार लिखे गए इन्वेडर्स के द्वारा, वहां वर्णन नहीं आता इन्वेजन का। अगर उस समय में ग्रंथ लिखे गए होंगे तो कहीं ना कहीं तो वर्णन आना चाहिए कि एक रेस ने दूसरी रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेदों में बहुत सी लड़ाइयों का वर्णन है, लेकिन वो लड़ाइयां किसकी हैं? एक रेस की दूसरे रेस के प्रति लड़ाई नहीं है। महाभारत का युद्ध एक रेस और दूसरी रेस के बीच में नहीं था, करेक्ट? किस किस के बीच में था? एक ही रेस के अंतर्गत सुर और असुर के बीच में था। फॉलोवर्स ऑफ गॉड, गॉडली और डेमोनियक, उनके बीच में युद्ध था, ना कि एक जाति का दूसरी जाति से युद्ध था। इसलिए जो आर्यन शब्द है, जो लोग भी वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले लोग हैं उनको आर्यन कहते हैं। तो ये पूरा मिसकंसेप्शन है कि आर्यन एक देश में जन्म लेने वाले लोग या जाति को कहा जाता है। दिस इज ए कंप्लीट ब्लाइंड बिलीफ। तो इस प्रकार से जो हमारी वास्तविक जो हिस्ट्री है जो हमें मिलती है शास्त्रों के अनुसार, तो वास्तव में सृष्टि के आरंभ से वैदिक संस्कृति रही है। महाभारत के समय में बड़ा विश्व युद्ध हुआ और उसी समय में कलयुग का आगमन हुआ, और अलग अलग समय में अलग अलग लक्षण होते हैं। तो कलयुग के समय में धीरे धीरे पूरी संस्कृति का ह्रास होना था, और इस प्रकार से सभी गुणों का ह्रास हुआ, ट्रेड खत्म हो गया, तो पूरी वैदिक संस्कृति और वैदिक जो सभी जगह पे उपस्थित थी, धीरे धीरे उसका कनेक्शन हट गया इंडिया से, और अलग अलग स्थानों में वो लोग धीरे धीरे वैदिक संस्कृति से ड्रिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी जो कोर था भारत, वहाँ से कनेक्शन धीरे धीरे हट गया। और इसीलिए वो जो सबसे पहले क्रिश्चियन रिलीजन, वो सनातन धर्म का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बारे में बहुत सारे सबूत यहाँ पर उपलब्ध हैं कि कैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें वो वेद शास्त्रों से ही आई हैं। आप देखिए, सभी में रोजरी के ऊपर भगवान के नाम का जप करना, यू कैन फाइंड इन एवरी रिलीजन, करेक्ट? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉमनैलिटी, है ना? अब्राहम इज ब्रह्मा, दैट नेम बिकेम चेंज एज अब्राहम, द ओरिजिन, जहाँ से सभी जातियों का ओरिजिन हुआ है, करेक्ट? आदमी, द ओरिजिन ऑफ द मैनकाइंड, लाइक दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। उसके बाद फिर इस्लाम आया। अगेन इस्लाम के अंदर आप बहुत सारे शास्त्रों के रेमनेंट पा सकते हैं, और अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, मक्का के अंदर देयर इज ए ब्लैक स्टोन, जो इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट इन दिस बुक इट इज गिवन हाउ एक्चुअली दैट प्लेस वाज अ शिवा टेम्पल, और वो शिवलिंग है,
और बहुत सारी जगह पर संस्कृत स्क्रिप्ट्स हैं। और एक्चुअली मोहम्मद, उनके पिता, ही वॉज ए स्कल्प्टर, जो कि डेटीज स्कल्प्ट करते थे। तो वो सब हिस्ट्री है, यू कैन, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो इनटू डेप्थ। सो द पॉइंट इज कि शास्त्र में इस प्रकार से जो धर्मों का उद्गम है, तो बहुत सारी चीज़ें महाभारत और ये समय के चलते ह्रास हुआ है, लेकिन एक बहुत बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम सबके लिए वो ये है कि इतनी चीज़ों का ह्रास हुआ, लेकिन वेदों का जो एसेंस है, सार है, सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, वो आज भी इंटैक्ट है और हमारे लिए, हमारे पास उपलब्ध है। क्या है वो चीज़? सभी शास्त्रों की टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है? वो टॉप मोस्ट नॉलेज है कि कैसे वो विज्ञान जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं, हमारे जो सम्मुख चुनौतियां हैं, उन सबको लांघ सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, इसको हम पार कर सकते हैं। ज्ञान का जो परम स्तर है, सभी सृष्टि के उद्गम, हमारे सबके आदि पिता, परम पिता, जिनको हम भगवान या ईश्वर या अल्लाह कहते हैं, उनका समग्र वर्णन, उनका हमारे साथ संबंध क्या है, वो आज भी उपलब्ध है। और वो पद्धति जिससे हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, वो भी आज उपलब्ध है, क्योंकि वो ऋषियों की परंपरा में इंटैक्ट आज भी प्रिजर्व्ड है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और आचार्य जो उस परंपरा को पालन करते आ रहे हैं, वो आज भी उपलब्ध है। इसलिए हमने कुछ भी नहीं खोया है। एक दृष्टि से बहुत सारे वैदिक ग्रंथ खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है वो आज भी उपलब्ध है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें अभी चाहिए कि हम ये जो वैदिक संस्कृति के जो सार रूप में जो आज भी उपस्थित है भगवत गीता, उसको हम लोग पढ़ें और उसके द्वारा अपने जीवन को मार्गदर्शन दें, जिससे कि हम अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण बना पाएंगे। अन्यथा आजकल की जो सोसाइटी हमको दिखा रही है, सिखा रही है, उसमें मीनिंगलेस हमारी लाइफ हो जाती है। केवल पैसा कमाना है, पैसा खर्च करना है और एक दिन मर जाना है, कार एक्सीडेंट में, कैंसर से, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अचानक, है ना। तो क्या यही जीवन है? क्या इसीलिए ये मनुष्य जीवन है? जानवरों के जीवन में और हमारे में फिर क्या अंतर रहा? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हमें करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे टीचर्स, ना तो हमारे पेरेंट्स हमें प्रेरित करते हैं ये सोचने के लिए, बल्कि उसके उल्टा, यदि आपको याद होगा जब हम कभी छोटे हों और ऐसा कोई प्रश्न करता है माता पिता से, तो वो हमको बंद कर दिया था, ये सब बकवास के प्रश्न मत करो बेटे, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, वो ध्यान लगाओ। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं है। और परिणाम क्या है? हमारे सामने है कंफ्यूज्ड यूथ, एवरीबडी इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जीवन आखिर उसका लक्ष्य क्या, किसी को नहीं पता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जो सब जानवर भी करते हैं, वही चार चीजें हम लोग कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से। सो वी आर नथिंग बट पॉलिश्ड एनिमल्स। तो इसलिए ये जो हमारी संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से युवा वर्ग को, सभी को, लेकिन यहां पर हम आज युवा को एड्रेस कर रहे हैं, तो युवा वर्ग को हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो लोग अभी जागें और ये जो पाश्चात्य जगत की नकल करने के हम अपने मनुष्य जीवन को अनसक्सेसफुल बना रहे हैं, उससे विपरीत हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय निकालें और ये सोसाइटी के अंदर शास्त्रों को पढ़ना और उसको अमल में लाना अपने जीवन में, उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए सोसाइटी बनाई गई है। ये सेंटर है जहाँ पर कि वो लोग जो उस संस्कृति को, उस ज्ञान को अनुशीलन करते हैं, यहाँ रहते हैं परमानेंटली, और हर दिन उसके बेसिस पर लेक्चर्स होते हैं और जो भी प्रक्रिया है, जप, मेडिटेशन है इत्यादि, अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स हैं, भगवान की सेवा है अलग अलग, भगवान को समझने के लिए अलग प्रकार हैं, तरीके हैं, उस सब का एक लाइव फॉर्म है ये। दिस इज अ लाइव इंस्टीट्यूट टू टीच वेदास, टू प्रैक्टिस वेदास। तो इस उद्देश्य से ये एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जस्ट टू आपके अंदर एक प्रेरणा को जगाने के लिए कि थोड़ा जागिए। ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, वर्तमान समय में जो भी ये पाश्चात्य जगत का से हमें दिया है, उसका कोई विकल्प हमारे पास तुरंत उपलब्ध नहीं है। सो ओके,
अर्निंग द मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन मत समझिए कि यही जीवन है। ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट, जो ज़्यादातर लोग आज कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे बाहर एक बुक स्टॉल है जिसमें बहुत सारे ऐसे श्रील प्रभुपाद, AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं जो यूथ के लिए बहुत वर्तमान समय में आज का यूथ कैसे इन शिक्षाओं को पालन कर सकता है वो दिया है। विशेष रूप से भगवद गीता एज इट इज़, जिसमें भगवद गीता का ज्ञान बहुत विस्तार से और जिसको हम समझ सकें आज के इस आधुनिक समय में, इस प्रकार से दिया गया है। सो यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपके सामने आपका ये जीवन है, आप अभी युवावस्था में, अब आपकी विवेक बुद्धि जागी है, तो कृपया करके इस विवेक बुद्धि से विचार कीजिए कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना गंवाइए और अपने वेदों को, शास्त्रों को, वैदिक संस्कृति को समझिए और उससे अपने जीवन को सफल बनाइए। विद दिस आई विल एंड। हरे कृष्णा। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न है, एक आध प्रश्न, तो हम ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज रेज। यस, एनी अनाउंसमेंट एंड यू अनाउंस दैट नेम एंड जो भी आप प्रश्न पूछेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, आपका नाम और कॉलेज। मेरा नाम आदित्य है, आदित्य मुल्कर। मैं कॉलेज से पॉलिटिक्स ऑफ मेडिकल साइंस फाइनल ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट। ओके मेरे साथ फ्रेंड्स भी आए। ओके सर इस बात से मैं पहले भी इंट्रोडक्शन था। प्लीज स्पीक इन द माइक। मैं पॉडकास्ट दास को जी को फॉलो करता हूँ एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज सीखने को मिली। बट सर मुझे कुछ आपने जो, मैं 12वीं तक संस्कृत भी पढ़ा हूँ एंड मंदिर में भी मेरा थोड़ा 2 साल का अध्ययन हुआ है। मेरे पापा आयुर्वेद में चले गए, तो मुझे आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसकी एक बहुत सारी आइडिया पहले से भी थी। बट सर कहीं कहीं हमारे से कुछ डाउट्स आते हैं। यस, जैसे कि आप भी एक एमबीबीएस कर हो और मैं आज लाइक 2020 में एमबीबीएस कंप्लीट करने वाला था। तो आपने एग्जांपल दिए थे नोज सर्जरी, वो आज से 200 साल पहले वाली चीज। 200 साल पहले एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब नॉट इवन एनेस्थेसिया आ रही। तो कंपेयरिंग दोज विद करंट सिचुएशन, जहाँ मेरे कॉलेज में एक रेडिएशन के बंकर लगे हुए हैं, इट्स क्वाइट अ डिफरेंस कि हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज सिनेरियो डिफरेंस है। उसके बाद जो होती है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको थोड़ा मिस पोजीशन होता है, उसके रीजन ये भी हो सकता है सर, शायद यूज करते हैं कि जो ऋग्वेद, वो गुरु शिष्य परंपरा में ट्रांसफर होता है। गुरु से शिष्य में एक मंत्र के रूप में वर्बली ट्रांसफर होता है। तो शायद इस वजह से वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेट हुआ है। और जो वेस्टर्न, किसी भी अगर मैं वेस्टर्न वाले से डिबेट करता हूँ तो वो तो ये बोलेगा कि लिखा हुआ तो 3000 साल पहले है, कितने साल पहले है, भले ही उससे पहले से आदि काल से हम उसे वर्बली ट्रांसफर करके आ रहे थे, लेकिन लिखा हुआ तो अभी लिखा हुआ भी 5000 years बैक था, मच बिफोर देन व्हाट द मॉडर्न हिस्टोरियन सेज। सो व्हाट, लिखा हुआ उस समय था तो उससे क्या प्रश्न है फिर? प्रश्न ये कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता क्या होगा? मुझे मैं अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे अपना पाऊँ? यस, मैं वैदिक मैथ यूज करता हूँ, मैंने अपना जो एग्जाम्स क्रैक किया है उसमें वैदिक मैथ यूज करके क्रैक किया है। यस, बट जैसे हमने बाकी बहुत सारे अपने विमान शास्त्र बोला हो या हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। यस, तो इन सब चीजों में हमें उसका क्या उपयोग? यस। तो इवन मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं तो मैंने एमबीबीएस किया और उसके बाद जब से मेरा इस्कॉन से संपर्क हुआ तो धीरे धीरे आयुर्वेद के विषय में जानना शुरू किया। और आपके पिताजी आयुर्वेद आचार्य हैं, सो आई डोंट नो हाउ मच यू अप्रिशिएट कि आयुर्वेद इज मच मोर डेवलप्ड साइंस देन आवर मॉडर्न प्रेजेंट डे साइंस। जितना बहुत सारे फील्ड्स के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस के बड़े बड़े प्रश्न जहाँ पर खड़े हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के जहाँ पर बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं,
तो वो चीज़ों को यदि आप गहराई में जाएंगे, आयुर्वेद के अंदर बहुत सरलता से पूरे जीवन को कैसे जीना है उसकी ऋतुचर्या, दिनचर्या की जहाँ पर बात आती है, इट्स ए वेरी एडवांस प्रिवेंटिव नॉलेज। हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है ना प्रिवेंटिव, सो प्रिवेंटिव साइंस तो बहुत पहले से डेवलप्ड है, और हमारी पूरी ऋतुचर्या अगर उसको पालन करेंगे तो मैनी थिंग्स वी विल अवॉइड। एंड प्रैक्टिकली आई हैव सीन इन माई लाइफ कि किस प्रकार से पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मेडिसिन वर फ्रीली अवेलेबल, तो एवरी मंथ एक एंटीबायोटिक कोर्स लेता था। दैट इज़ वॉट डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब टुडे फॉर एनीथिंग। आई यूज टू हैव फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन आयुर्वेद के द्वारा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर हम इसको अपने स्वभाव को जानेंगे, कफ पित्त वायु के द्वारा अपनी संरचना को जानेंगे, अभी मुझे कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट वन एग्जाम्पल, लाइक दैट देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। तो आयुर्वेद जो है वो समस्या की जड़ तक जाती है। लेकिन हमारी मॉडर्न जो एलोपैथी साइंस है, इट्स वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन मैनी वेज। हाँ, आधुनिक बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने बनाई हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं इस प्रकार के, बट इवन इन दोज फील्ड्स द साइंस वॉज डेवलप्ड। लेकिन सिस्टमेटिकली एक तो उसको खत्म किया गया है जानबूझ करके, और दूसरा इस एज के अनुसार भी वो विज्ञान धीरे धीरे लुप्त हुआ है। सो जितना संभव है हम उसको रिवाइव करने का प्रयास करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि हमारे वेदों का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग है भगवान को समझना और उनके साथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, हाँ, वो विज्ञान उपलब्ध है पूरी तरह से। दैट साइंस एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। सो वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। और जो भौतिक जगत के अंदर जो रहने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में दी हैं, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था दी है, सोशल इकोनॉमिक का दिया है, फार्मिंग क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो डिटेल्स आर देयर, धर्मशास्त्र में अभी भी उपलब्ध है। एंड उसी तरह प्रयास चल रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए। सो आप भी हमारे साथ जुड़िए उस प्रयास में कि उस वैदिक नॉलेज को जितना भी बचा कुचा है उसको हम निकाल करके उसको उसके अनुसार जीना शुरू किए, उसको डेवलप करें। और सबसे प्रमुख जो चीज़ है स्पिरिचुअल साइंस, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। दैट इज वेरी मच पॉसिबल एंड दैट बाय दैट मेक योर लाइफ सक्सेसफुल एज आई टोल्ड। और कोई प्रश्न? You have a question? Speak in the mic. मैं राहुल एलएमसी की कॉलेज से। तो पहली बात जो भैया ने पूछा था, बताया भी था, उसका आंसर मैंने क्योरा पे लिख रखा है। उसका नाम था कुमार कोसाव जी नाम से, राइनो क्लासिक का नाम से तो देख सकते हैं। मेरा सवाल ये था प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? मैं बहुत मेरे से जो मुंबई में है रिस्पॉन्ड जरूर से जुड़े हैं, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन साइंस ऑफ सेल्फ की और भगवत गीता की, तो वो कैसे करें? वो कैसे करें? हाँ, कैसे करें, हम लोग कैसे करें? हाँ, वो वेरी नाइस। आप हमारे साथ आइए, हम लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सो जॉइन अस। आपको मिल जाएंगे, आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। या और बाद में भी आप मुझसे मिल सकते हैं। और एक बात है, ये जो मेरे बाकी दोस्त भी हैं, जो जब हॉस्टल में आते हैं तो घर के बाहर मेरा हम लोग पूजा वूजा करते हैं, तो करते हैं यहाँ आके वो बात पाते हैं रिलेवरेशन, और उन्हें कैसे काउंटर करें, तो प्रैक्टिस को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कैसे? देखिए, हर चीज़ के लिए आवश्यक है प्रचार। गलत चीज़ भी प्रोपेगेंडा, वो भी बढ़ रही है प्रोपेगेंडा से, उसको काउंटर करने के लिए हमें सही चीज़ का प्रचार करना होगा, सही चीज़ को बोलना होगा। इसलिए ये प्रोग्राम आयोजित है। तो आप अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, लेट देम हियर, लेट्स डिस्कस, लेट्स आर्ग्यू, लेट्स डिबेट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट्स द वे। टिल व्हाट टाइम वी कैन गो? फिनिश हियर। लास्ट क्वेश्चन। यस, हेलो, मेरा नाम निखिल श्रीवास्तव है, मैं नवीन कॉलेज से। कौन से कॉलेज से? नवीन। इट्स अ कॉलेज फॉर व्हाट? व्हाट यू आर स्टडीइंग? कौन सी ब्रांच? आर्ट्स, कॉमर्स। दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग अबाउट बिजनेस। हाँ, तो जैसे हिस्टोरिकल अकाउंट के अंदर वर्णन है कि सी रूट के द्वारा व्यापार होता था, सॉल्ट एंड डिफरेंट थिंग्स। मिडल ईस्ट के अंदर पर्ल्स, दुबई, दैट वाज अ प्लेस वेयर डिफरेंट पीपल यूज्ड टू कम एंड दैट वाज अ मार्केट प्लेस, बिग मार्केट प्लेस।
आज का दुबई तो बदल गया है, बट प्रीवियसली वाज लाइक दैट. सो लाइक दैट देयर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ बिग बिजनेस हैपनिंग. लेकिन जीवन की जो आधारभूत चीज़ें थी वो लोकली प्रोड्यूस होती थी और लोकली कंज्यूम होती थी. बिजनेस होता था जो चीज़ें कम मात्रा में चाहिए या तो लग्जरी आइटम्स, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन वॉज नॉट द थीम वॉज लोकलाइजेशन, नॉट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी है वो एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी है, बट द बिजनेस एंड द इकोनॉमी वॉज लोकलाइज्ड. स्थानीय रूप में अभी आवश्यकताओं को उत्पन्न करें और वहीं पर कंज्यूम करें. दैट वॉज द नॉर्म. हरे कृष्ण.